नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके यहां से जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से इस वीडियो में आप ये पढ़िएगा कि जो सबसे अधिक झारखंड में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो जनजाति है वो संथाल जनजाति है। उनकी शासन व्यवस्था चलाने का तौर तरीका क्या था, इसके बारे में आप इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि संथाल जो जनजाति रहते हैं वो सबसे अधिक देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज के क्षेत्रों में रहते हैं। और सबसे अधिक संथाल जनजातियों का जो निवास स्थल है वो देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज जैसे क्षेत्रों में है। इसलिए उस क्षेत्र का पूरा नाम संथाल प्रज्ञा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन सारे क्षेत्रों में सबसे अधिक संथाल जनजाति रहते हैं। और प्रज्ञा का मतलब ये है कि अनेक गांवों के समूह को हम लोग प्रज्ञा कहते हैं। अगर वहां संथाल जनजातियों का निवास स्थल अधिक है तो संथाल जनजातियों की गांवों की भी संख्या अधिक होगी। अर्थात जो प्रज्ञा बना है, कई गांवों के समूह को ही प्रज्ञा कहते हैं। जो समूह का गांव का जो समूह है वो संथाल जनजातियों के गांवों का समूह है और वहाँ संथाल जनजाति लोग रहते हैं। इसलिए वो पूरे क्षेत्र को हम लोग संथाल प्रज्ञा के नाम से जानते हैं। उम्मीद है संथाल प्रज्ञा का नाम संथाल प्रज्ञा क्यों पड़ा आपको समझ आया होगा। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ आप समझ लें। हम आपको बताएं कि अगर 100% झारखंड में जनसंख्या पाई जाती है तो इस 100% में से 35% जो जनसंख्या होती है वो संथाल जनजाति की होती है। संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक झारखंड में कौन ऐसे जनजाति पाए जाते हैं, तो आपको पहले बताना है कि सबसे अधिक संथाल जनजाति पाए जाते हैं, उसके बाद उराव जनजाति पाए जाते हैं, उसके बाद अगर तीसरा नंबर पे बात की जाए तो मुंडा जनजाति, और चौथा नंबर पे बात की जाए तो खरवार जनजाति। इस चीज़ों को देखिएगा। जो संथाल जनजाति हैं वो कृषि कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थात ये जो कृषि कार्य करते हैं वे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कृषि कार्य करते हैं। चीज़ों को देखिएगा। हालांकि मूल रूप से हम अब लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ ये भी देखेंगे कि क्या संथाल जनजाति संथाल प्रज्ञा के मूल निवासी थे या कहीं से पलायन होकर के संथाल प्रज्ञा में जाकर के सिर्फ बसे थे। इससे पहले कुछ इनके फैक्ट के बारे में समझ लें। संथाल जो जनजाति है इनकी अगर भाषा की बात की जाए तो इनकी जो भाषा है वो संथाली भाषा है। इनकी जो भाषा है वो संथाली भाषा है। और अगर इनकी लिपि की बात की जाए तो इनका जो लिपि है वो ऑल चिकी है। ऑल चिकी है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो संथाल जनजाति हैं वो किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड समुदाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चीज़ें हम यहाँ ये देखते हैं कि झारखंड में संथाल जनजाति सबसे पहले कहाँ पाए जाते थे। ठीक है, सबसे पहले संथाल जनजाति हजारीबाग के चंपा नामक स्थान पे पाए जाते थे। चंपा को हम लोग चाय चंपा के नाम से भी जानते हैं। चाय चंपा के नाम से भी जानते हैं। इस जगह पे लोग रहते थे और ये 1700 BC से 1300 BC तक इस क्षेत्रों पे रहे। इनका जो ये समय था वो काफ़ी अच्छा समय था। अर्थात कह सकते हैं कि यह जो समय था इनकी इस समय में संस्कृति और इनकी सभ्यता काफ़ी विकसित थी। तो इस युग को संथाल जनजाति
स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, लेकिन संथाल जनजाति इस युग को शोषैनिक युग के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, लेकिन संथाल जो जनजाति थे इस युग को शोषैनिक युग के नाम से जानते हैं। ठीक, इस चीज़ों को लिखिएगा। संथाल जनजाति अपनी सभ्यता को हौड़ सभ्यता कहना पसंद करते थे। संथाल जनजाति अपनी सभ्यता को हौड़ सभ्यता कहना पसंद करते थे। चीज़ों को लिखिएगा, हौड़ सभ्यता। ये चीज़ें तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनके सभ्यता के बारे में देख लिए। इनका जो लिपि क्या था, इनकी भाषा क्या था। ये जो रहते थे चाय चंपा में, ये 1700 BC से 1300 BC तक रहे। ये युग को शोषैनिक युग या स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी जो उस समय की संस्कृति थी और सभ्यता थी काफ़ी विकसित अवस्था में थी। ये अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जी रहे थे। लेकिन 1340 ईस्वी में तुगलक वंश के जो एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक ब्या संथाल जनजाति पे आक्रमण करते हैं। और संथाल जनजाति पे आक्रमण करते हैं तो संथाल जनजाति की यहाँ हार हो जाती है और यहाँ तुगलक के जो आपके सेनापति थे मलिक ब्या, इनकी जो जीत हो जाती है, इनकी जीत हो जाती है और संथालों की यहाँ हार हो जाती है। जब मलिक ब्या की जीत हो जाती है और संथालों की हार हो जाती है तो संथाल का जो एक था किला, जिन्हें बीघा किला के नाम से जाना जाता है, बीघा किला जो आपका हजारीबाग में ही है, इन बीघा किला पे मलिक ब्या अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं तुगलक कब्जा कर लिए। इस बीघा किला पे तुगलक कब्जा कर लिए। कब्जा करने के साथ साथ हजारीबाग में रहने वाले संथाल जनजातियों के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे स्थिति में संथाल जनजातियों को बर्दाश्त नहीं हुई। वे उनकी स्वतंत्रता यहाँ छीनी जा चुकी थी। वे अब घबराहट से ये अपने जगह को चेंज करना चाहते थे और इस जगह से पलायन हो करके पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में जा बसे। पुरुलिया जिला में जा बसे स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि पुरुलिया जिला में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक रहा और पुरुलिया जिला में इसे सयोतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस संथाल जनजाति को पुरुलिया जिला में सयोतर के नाम से जाना जाता है। आप इसे लिख लें, फैक्ट लिख लें, आप सेंटेंस बना के लिख लें जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। हम आपको क्या बताएं, अभी हम ये बताएं कि ये पहले हजारीबाग जिला में रहते थे, लेकिन हजारीबाग जिला के चाय चंपा में रहते थे। लेकिन ये इसलिए वहाँ नहीं रहे क्योंकि तुगलक वंश के शासक द्वारा इनको मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया जाने लगा। इनको लग रहा था कि इनकी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। पहले जिस तरह से ये रहते थे, जिस तरह से इनकी संस्कृति का विकास हुआ था, जिस तरह से ये पहले 1700 BC और 1300 BC के बीच जी रहे थे, वही स्वतंत्रता अब इसके पास नहीं रह चुकी थी। फिर ये यहाँ से पलायन होते हैं और ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में जा बसते हैं। पुरुलिया जिला में जा बसते हैं। स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि पुरुलिया जिला में ये काफ़ी लंबे समय तक रहे और इसे पश्चिम बंगाल में इस संथाल जनजाति को सयोतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर ये ज़्यादा दिन
रहने के बाद ये अपने जगह को प्लान करते हैं, अपने जगह को स्थानांतरण करते हैं और ये संथाल परगना में आते हैं। संथाल परगना में ये बाद में आते हैं, लेकिन इसके पहले संथाल परगना के कुछ मूल निवासी थे जिनका नाम था पहाड़िया समुदाय। पहाड़िया समुदाय, इस पहाड़िया समुदाय के अंतर्गत दो जनजाति रहते थे। एक था माल पहाड़िया, एक था सोरिया पहाड़िया। तो पहले सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया संथाल परगना में रहते थे, लेकिन जब संथालों का आगमन संथाल परगना में हुआ तो माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया अर्थात सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं कि पहाड़िया समुदाय को संथाल समुदाय के आगमन के बाद इन्हें प्रॉब्लम होने लगी, इन्हें परेशानी होने लगी। किनको परेशानी होने लगी? तो इन पहाड़िया समुदाय लोगों को परेशानी होने लगी, क्योंकि इनके क्षेत्र में आ गए थे और इनकी जो स्वभाव थी, किनकी स्वभाव, अगर हम बात करते हैं इनकी स्वभाव, पहाड़िया समुदाय की स्वभाव की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक से बहुत प्यार करते थे, प्राकृतिक से प्यार करते थे। वहीं दूसरी जगह अगर बात की जाए तो जो संथाल जनजाति थे वो प्राकृतिक से प्यार करते ही थे, लेकिन उतना प्यार नहीं करते थे जितना कि पहाड़िया समुदाय किया करते थे। पहाड़िया जो समुदाय थे वे जंगलों को काटते भी नहीं थे, वहाँ कृषि भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे, वहाँ साफ करेंगे, फिर खेती करेंगे तो ये उचित नहीं होगा, अर्थात कहीं ना कहीं प्राकृतिक का ह्रास होगा। ये ऐसे मानते थे आपके पहाड़िया समुदाय, अर्थात वे पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहते थे। लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो आपके संथाल जनजाति थे वे खेती करना पसंद करते थे। उनकी जो खेती करने की जो तरीका थी एक सुचारू तरीका थी, एक व्यवस्थित तरीका थी। तो जस्ट इनके क्षेत्रों में आए, पहाड़िया समुदाय के क्षेत्रों में आपके संथाल जनजाति आए और यहाँ प्रकृति का ह्रास करने लगे, पेड़ पौधे काटने लगे, कृषि करने लगे। ठीक, जैसे आप अगर ये कृषि करने लगे, संथाल जनजाति हल चलाने लगे, तो इससे ये नाखुश होने लगे, पहाड़िया समुदाय के लोग नाखुश होने लगे, क्योंकि पहाड़िया समुदाय हल चलाना धरती माता का पेट चीरने के बराबर ये मानते थे। कौन? पहाड़िया समुदाय, क्योंकि ये हल नहीं चलाते थे, पेड़ पौधे नहीं काटते थे। लेकिन ये आपके जो संथाल जनजाति थे वे पेड़ पौधे भी काटते थे, हल चलाते थे, क्योंकि इनको कृषि करना आता था और ये कृषि करने के लिए ही बहुत फेमस थे। तो अब यहाँ एक दूसरे की जो अनबन हो जाती है, एक दूसरे की बात बिगड़ जाती है और एक दूसरे के पास संकट आने लगती है। जो एक चाह रहा है उसका एक विपरीत चल रहा है। तो ऐसे में एक दूसरे के साथ मनमुटाव होने लगा और मनमुटाव होने के कारण अब ये चाह रहे थे आपके संथाल जनजाति कि हम जो कर रहे हैं वो मेरी स्वतंत्रता को पहाड़ी समुदाय छीन रहे हैं, और इनको पहाड़ी समुदाय को लगता था कि हमारे संस्कृति का ह्रास इन लोग किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप संथाल जो जनजाति थे वे अपने सुवर्ण युग को पाने के लिए इन्होंने युद्ध किया, और वह जो युद्ध था उसे हम लोग सफा होड़ युद्ध के नाम से जानते हैं और खरवार के युद्ध के नाम से जानते हैं। चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। संथालों को लगता था कि ये पहाड़िया समुदाय इनको बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहाड़िया समुदाय को लगता था कि ये यहाँ आकर के हमारे संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों की अनबन हो जाती है और संथाल जनजाति अपनी पहले वाली अर्थात सवर्ण युग की स्वतंत्रता पाने के लिए पहाड़िया समुदाय से युद्ध कर लेते हैं, जिसे हम लोग सफा युद्ध और
खरवार विद्रोह के नाम से जानते हैं। सफाहोड़ विद्रोह और खरवार विद्रोह के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब आता है अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों का जो आगमन होता है वो 1765 ईस्वी में होता है। चीज़ों को आप पहले लिखिएगा। फिर 1765 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन संथाल परगना में हुआ और ये संथाल परगना में पहाड़िया समुदाय और संथाल जनजाति के बीच मतभेद था। संथाल जनजाति के बीच मतभेद था क्योंकि पहाड़िया समुदाय जिस चीज़ से प्यार करते थे उसके अपोजिट संथाल जनजाति करते थे, क्योंकि ये पेड़ पौधे को नहीं काटते थे, धरती पे हल नहीं चलाते थे, लेकिन संथाल जनजाति इस कृषि करने के लिए हल भी चलाते थे, पेड़ पौधों को भी काटते थे। पहाड़िया समुदाय धरती पे हल चलाना धरती माता का पेट चीरने के बराबर समझते थे, तो इनके बीच मतभेद थी। जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो इनका मकसद था संथाल परगना में रह रहे समुदायों से कृषि करवाना और उससे कर की प्राप्ति करना। लेकिन जब यह बात पहाड़िया समुदाय को बताया गया तो पहाड़िया समुदाय इसे स्वीकार नहीं किए, बल्कि ये इसके विरुद्ध हुए। ये जो पहाड़िया समुदाय थे वे अंग्रेजों से लड़ भी जाते थे, लेकिन संथाल जो जनजाति थे वे कृषि करने की बात को, अंग्रेजों की बात जो थी कृषि करने की बात, वो स्वीकार कर लिए, क्योंकि संथाल जनजाति कृषि करने के लिए ही जाने जाते थे। कृषि करने के लिए ही इनका नाम विकसित था। इनको कृषि करना अच्छे ढंग से अर्थात व्यवस्थित तरीके से आता था, तो ये स्वीकार कर लिए। और इनकी मजबूरी भी थी क्योंकि ये पुरुलिया जैसे जिला से आए हुए थे और इनके साथ पहाड़ियों समुदाय के साथ अनबन हो चुका था। इनको यहाँ निवास स्थल भी बनाना था, इसलिए अंग्रेजों के अंदर काम करने की सहमति ये जता लिए। उसके बाद 1832 और 1833 में अंग्रेजों ने दामिनी को 1338 वर्ग मील को घोषित किया। दामिनी योग कह सकते हैं एक आप पहाड़िया अंचल अर्थात एक विशेष क्षेत्र जिनका सर्वेक्षण अंग्रेजों ने किया। और ये दामिनी ये को कहाँ तक हुआ? बिहार के भागलपुर से साहेबगंज तक हुआ, ठीक है। और इसी संथाल परगना के अंतर्गत आपके पहाड़िया समुदाय और संथाल जनजाति रहते थे। तो क्या हुआ कि 1338 वर्ग मील को घोषित दामिनी एको के अंतर्गत किया। अब ये दामिनी एको के अंतर्गत जो 1338 वर्ग किलोमीटर थे, इनके जो ऊपरी सतह पे पहाड़िया समुदाय को रहने के लिए दिया गया और निचले सतह पे संथाल जनजाति को रहने के लिए दिया गया, क्योंकि अगर संथाल जनजाति नीचे रहते तो संथाल जनजाति कृषि भी करते थे, जिससे अंग्रेजों को अधिक फायदा भी होता, क्योंकि अंग्रेज को भी तो यहाँ से कर वसूलना था। और पहाड़िया जनजाति ऊपर रहते तो अंग्रेजों को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि पहाड़िया जो समुदाय थे ऐसे भी कृषि नहीं करते और अंग्रेजों को पहाड़िया समुदाय से कोई राजस्व की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ये इनको ऊपर रखा गया और संथाल जनजाति को नीचे रख दिया गया। ये अंग्रेज संथाल जनजातियों के लिए कुछ शर्त भी रखे हुए थे। शर्त ये था कि वे एक निश्चित जगह पे रहेंगे, संथाल जनजाति एक निश्चित जगह पे रहेंगे। वे जो कृषि करेंगे वो हल से कृषि करेंगे। और तीसरा ये था कि वे अस्थाई किसान के रूप में बने रहेंगे, अर्थात काफ़ी लंबे समय तक कार्य करेंगे, ठीक है। इस व्यवस्था को यह एक शर्त था
धीरे धीरे अंग्रेजों ने जमीनों का सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया, परिसीमा तैयार किया। परिसीमा इसलिए तैयार किया क्योंकि आप देखें संथाल परगना बिहार के राज्यों से टच हुआ भाग है, ताकि बिहार में जो भी किसान हैं वो इस व्यवस्था को देख करके, जो अंग्रेजों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, परिसीमा दिया जा रहा है, इस परिसीमा और सर्वेक्षण को देख करके बिहार के किसान भी इस क्षेत्रों में आए, ताकि यहाँ कृषि की बढ़ोतरी हो पाए और किसानों को यहाँ से अंग्रेजों को यहाँ से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो पाए। ये इनकी चाल थी। और यह चाल के तहत संथाल परगना की जनसंख्या बढ़ी भी। संथाल परगना में संथाल जनजाति की संख्या बढ़ी भी। पहले जिस समय संथाल जनजाति आए थे तो 1838 ईस्वी में, उस समय सिर्फ 40 गांव थे, लेकिन 3000 जनसंख्या थी। और कुछ दिनों के बाद, अर्थात इन सारी ज़मीनों का सर्वेक्षण हुआ, परिसीमा तैयार किया गया अंग्रेजों द्वारा। ये भले ही चाल थी, लेकिन उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, संथाल जनजाति की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। 1851 जाते जाते यह 40 गांव 1473 गांवों में बदल गया और यहाँ की जनसंख्या जो हो गई वो 82,000 हो गई। ठीक है, 82,000 हो गई। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया और अब संथाल जनजातियों के ऊपर भी अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाने लगा। जमींदार जमीन की अधिक कर वसूलने लगे। जो आपके पैसे देने वाले व्यक्ति थे वे अधिक ब्याज लेने लगे और अंग्रेज यहाँ के लोगों को, अर्थात संथाल जनजातियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, शोषण करने लगे। उसके बाद संथाल जनजाति ने अंग्रेजों पे आक्रमण किया, एक विद्रोह किया, जिसे हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं और ये संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह। हालांकि ये चीज़ यहाँ तक थी कि संथाल परगना में संथाल जनजाति का आगमन कैसे हुआ। आपने यहाँ तक देखा कि संथाल जनजाति का आगमन संथाल परगना में कैसे हुआ, इनके पीछे क्या क्या कारण रहे। अब आप लोग यहाँ से ये देखिएगा कि संथाल जो जनजाति है उनकी शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी। इनकी शासन व्यवस्था 4 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये बी, सी और डी के रूप में हम यहाँ नामांकित किए हैं। ग्राम स्तर पे इनकी शासन व्यवस्था भी चलाई जाती थी, जिनके प्रधान हुआ करते थे मांझी। मांझी का काम होता था जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े, लगान वसूलना, ये सारी जो काम हुआ करते थे वो मांझी का काम हुआ करता था। ये विवाह संबंधी विवाद की अनुमति देते थे, अर्थात विवाह संबंधित जो भी विवाद हो जाता था उनका ये निपटारा नहीं करते थे, ये अनुमति देते थे जोंगा मांझी को। जोंग मांझी ही जन्म एवं विवाह से संबंधित विवाद का निपटारा करते थे। भले ग्राम स्तर के जो प्रमुख थे वो मांझी थे, लेकिन ये हत्या से संबंधित, अगर ग्राम स्तर पे कोई हत्या से संबंधित मामला इसके सामने आ जाता था तो हत्या से संबंधित मामले का निपटारा नहीं करते थे। इसके लिए सरकारी अधिकारी का यहाँ हस्तक्षेप होता था। इनकी जो शक्ति थी वो प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति थी, अर्थात ग्राम स्तर पे प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्ति मांझी को दिया गया था। जोगा मांझी, ठीक है, एक स्तर पे काम करने वाले ये लोग थे। ठीक है, मांझी, जोगा मांझी मांझी का सहायक था, अर्थात इसे आप उप सचिव भी कह सकते हैं। ये सहायक तो था, जोगा मांझी इनके सहायक थे। अगर मांझी कभी नहीं रहे, इनकी तबीयत खराब हो जाए, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांझी का जो कार्य संभालेंगे वो जोंग मांझी संभालेंगे। और अगर मांझी अपने पद पे हैं तो जोंग मांझी क्या करेंगे, तो जोंग मांझी का अपना एक कार्य भी होता है। जैसे ये जन्म एवं विवाह संबंधी मामले का सुलझाते हैं, मामले को सुलझाने का काम करते हैं।
इनमें एक और अलग पद था जिनका नाम था जोंग परनिक। जोंग परनिक जो था ये जोंग मांझी का सहायक था। देखिए, मांझी के सहायक जोंग मांझी और जोंग मांझी के सहायक जो थे वे जोंग प्रानिक थे। ये भगदो प्रजा क्या है? भगदो प्रजा ये होता है, इसे कहते हैं जो गांव के कुछ बुजुर्ग या प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनकी सलाह से ही गांव की समस्या का जो है निर्णय लिया जाता है। अगर कोई भी समस्या का समाधान किया जाता है तो इन बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित लोगों से निर्णय ले लिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं भगदो प्रजा। एक प्रमाणिक या प्राणिक, ठीक है, ये गांव का उप प्रधान या उप मांझी होता है। देखिए, गांव का मांझी जो होता है ये तो आप देख लिए कि गांव का प्रधान होता है, लेकिन गांव का अगर उप मांझी की बात करें या तो उप प्रधान की बात करें तो वो प्राणिक होता है। गुड़ेत, गुड़ेत एक संदेशवाहक का काम होता है, क्योंकि ग्राम स्तर के जो प्रमुख होते हैं वो मांझी होते हैं। मांझी कोई भी संदेश प्रजा तक कैसे पहुंचाएंगे, तो वो प्रजा तक पहुंचाने की जो काम करते हैं कोई भी संदेश को, वो करते हैं गुड़ाइत। गुड़ाइत का एक और भी काम होता है, जैसा हम लिख दिए कि विभिन्न अवसरों पे लोगों को एकत्रित करना। कोई भी अवसर होता था या तो कह सकते हैं कोई सभा होता था, तो उन सारे सभाओं में सारे देशवासियों को अर्थात उस क्षेत्र के वासियों को, उस गांव के वासियों को बुलाने का काम जो करते थे वो गुड़ाइत करते थे। तसेर टन गए, गांव को बाहरी आक्रमण से बचाना, ठीक है, गांव को बाहरी आक्रमण से ये बचाने का काम करते थे ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी गांव में आक्रमण ना करे। चौकीदार, चौकीदार मांझी के आदेशानुसार दोषी व्यक्ति का गिरफ्तार करते थे। मतलब आप समझ जाइए कि जो आपके चौकीदार थे वे एक पुलिस के तरह काम करते थे, पुलिस के भांति काम करते थे। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है और वो यहाँ से भाग करके कहीं और चला गया है तो वे मांझी के आदेशानुसार चौकीदार उस व्यक्ति को लाएगा। देश मांझी, देश मांझी किसे कहते हैं, तो 5 से 8 गांव मिलाकर एक देश बनता है जिसका प्रधान जो होता है वह देश मांझी कहलाता है। एक प्रगनेत होता है, आप यहाँ चीज़ों को देखिएगा, 5 से 8 गांव मिला करके एक देश बनता है जिसका जो प्रधान होता है वो देश मांझी होता है। और 15 से 20 गांवों की समूह को प्रगनेत कहते हैं जिसका प्रधान जो होता है वो प्रगनेत कहलाता है। यहाँ विभिन्न गांवों के विवादों को सुलझाया जाता है। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भी विवाद को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझाया जाता है तो हाई कोर्ट ले जाया जाता है, हाई कोर्ट में नहीं सुलझाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई भी विवाद गांव स्तर पे नहीं सुलझाया जा सका तो वह विवाद देश मांझी के पास आएगा। अगर देश मांझी भी इस विवाद को नहीं सुलझा पाया तो प्रगनेत में आएगा। और यहाँ विभिन्न गांवों के समस्याओं को सुलझाया जाता है। प्रगनेत में विभिन्न गांवों की समस्याओं को सुलझाया जाता है, क्योंकि ये 15 से 20 गांवों के समूह को ही प्रगनेत कहते हैं। तो एक ना एक गांव से कोई भी समस्या आ ही जाएगी और 2 गांवों के बीच की जो समस्या सुलझाने की काम करते हैं वो प्रगनेत का होता है। नेक्स्ट है धिसुम प्रगना। ये कह सकते हैं कि ये मांझी प्रगना शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च शासन व्यवस्था में से एक है। यह मांझी प्रगना शासन व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है, जैसा कि हम आपको बताएं। इसे लेबिर सेंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। जो मामला का निपटारा प्रगनेत में नहीं हो सका उसे धिसुम प्रगना में हस्तांतरित किया जाता है। बस वही बात है, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि कोई भी मामला को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझाया जाता है तो उसे हम लोग हाई कोर्ट ले जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं सुलझाता है तो उसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक क्रम में यहाँ दिखाया गया है कि अगर कोई ग्राम स्तर का मामला है, अगर ये मांझी द्वारा नहीं सुलझाया गया तो आप यहाँ देश मांझी के पास ले आइए, देश मांझी से भी नहीं सुलझा तो प्रगनेत के पास ले आइए, और प्रगनेत के पास भी नहीं सुलझा तो धिसुम प्रगना में ले आइए, और यहाँ का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। जैसे कि आप देखे होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, वो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तुलना आप धिसुम प्रगना से कर सकते हैं।
ये चीज़ें हम आपको बता दें। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है दिसुम परगना। ये दिसुम परगना आपका पुरुलिया जिला में है, पश्चिम बंगाल में। और ये दिसुम परगना जिस जगह पे है उस जगह का नाम है अयोध्या पहाड़। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके सामने हम लेकर के आए हैं जो आपके वर्ड कुछ कंफ्यूज करेंगे। कुछ वर्ड आपके सामने हैं, जैसे नायके। नायके कौन है? तो ये धार्मिक प्रधान होते हैं, धार्मिक प्रधान होते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक के जो प्रधान होते हैं वो नायके होते हैं। धार्मिक से संबंधित जितने भी विवाद आएंगे वे नायके द्वारा सुलझाया जाएगा। कुडाम नायके एक ये उप नायके की तरह काम करते हैं, उप नायके की तरह काम करते हैं। अगर नायके नहीं है तो नायके का काम कुडाम नायके करेंगे, और अगर नायके अपनी पद पे है तो उप नायके का काम होता है गांव के जो बाहर देवी देवता होते हैं उनकी पूजा संपन्न करानी। ठीक है, यानी गांव के बाहर जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करवाना। एक आता है बिटलाहा। बिटलाहा मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा दंड है, ये सबसे बड़ा दंड। और सबसे बड़ा दंड कब दिया जाता है? जब कोई औन अपराध करता है, अर्थात मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा ये अपराध औन अपराध को माना गया है। अगर कोई औन अपराध करता है तो उसे बिटलाहा जैसा दंड दिया जाता है। ये बिटलाहा दंड ये है कि इसे कोई भी औन अपराध करता है तो ऐसे में उसको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। आम बात में बोलें तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को आज़ाद कर दिया गया है और उसको फिर से जाति में मिलाना है तो जिस व्यक्ति को आज़ाद किया गया था उस व्यक्ति को पूरे लोगों को भोज भात खिलाना पड़ेगा, भोज भात खिलाना पड़ेगा, फिर वह आज़ाद व्यक्ति जाति में सम्मिलित हो सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं बिटलाहा, क्योंकि बिटलाहा मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दंड है। एक होता है करले दंड, ये मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे नरम दंड है। नरम दंड अर्थात साधारण दंड भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, इस दंड में 5 रुपया से 150 रुपया तक जुर्माना के रूप में लिया जाता है। अन्य तथ्य के अंतर्गत हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी शासन व्यवस्था थी, यह शासन व्यवस्था 1856 यूल रूल के अनुसार कानूनी मान्यता मिली हुई है। 1856 में यूल रूल के अनुसार मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली हुई है। एक पॉइंट आप लोग और लिख लीजिएगा, जितने भी ये सारे पद हैं इन सारे पद के कामों को करने के लिए सभी को भूमि दी जाती है, लेकिन आपकी भगदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है, भगदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती है। एक पॉइंट और लिखिएगा, एक माघ का महीना होता है माघ सिम। एक माघ सिम एक आयोजन होता है, कह सकते हैं एक अवसर होता है माघ के महीने में संथाल जनजातियों का माघ सिम एक आयोजन होता है। इस आयोजन के दिन सभी लोगों का चुनाव होता है, सभी लोगों को चुना जाता है। तो आप इस चीज़ों को लिख लीजिएगा कि इन सारी चीज़ों को संथाल जनजाति के अंतर्गत कब चुना जाता है, तो माघ सिम आयोजन में सबको चुना जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर इससे पहले अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था, नगवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है, उस वीडियो को आप देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपकी हम पूर्ण सहायता करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।